चकले हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोनों मेहमानों का। संजय जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमने देखा है कि 2020 में एक रिपोर्ट आई कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस आंकड़े को सामने रखा कि जब हम 2015 से 2019 की बात करते हैं तो भारत इस दौरान दुनिया का दूसरे नंबर का देश था जिसने सबसे अधिक मात्रा में हथियार, रक्षा उपकरण आयात किए हैं। मतलब सोचिए 9.5% विश्व में जितना इंपोर्ट हुआ है, आयात हुआ है रक्षा उपकरणों का, उसमें भारत का 9.5% तक की भागीदारी थी। ये 2015 से 19 का आंकड़ा है। आज हम 2025 में खड़े हैं और आज हम देख रहे हैं कि 100 से अधिक देशों में हम अपने उपकरण निर्यात कर रहे हैं इनका। ऐसी क्या सोच आपको दिखती है? ऐसा क्या कदम उठाया गया सरकार की ओर से कि मात्र कुछ ही वर्षों में हम आयातक से निर्यातक बन गए? क्योंकि एक छोटा काम नहीं था। ऐसी क्या बड़ी फोर्स थी इसके पीछे जो अभी तक नहीं हुआ, वो सरकार ने कर दिखाया? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सब कुछ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक जो है प्राइवेट पब्लिक जो है उसका एक समीकरण, दूसरा एकेडमिया, तीसरा डीआरडीओ का फैसिलिटेशन इन सबको देना, चौथा यूजर इंटरफेस। ये जो चीजें हैं ये जब मिल करके, और सबसे बड़ी बात एक दृढ़ निश्चय सरकार का कि हमने आत्मनिर्भर होना है। शक्ति में ही शांति है। अगर हमने विश्व का 3rd इकोनॉमिक पावर बनना है तो शक्ति में शांति है। ये नहीं कि हमने किसी से लड़ाई लड़नी है, लेकिन तैयारी अपनी हमेशा पूरी होनी चाहिए। बार बार कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। और हमने देखा पहलगाम, किसने सोचा था कि पहलगाम इस तरीके से पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान को भी शायद जिंदगी में अब याद नहीं आएगा कि इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर होगा और वो भुट्टे टेक देंगे 100 घंटे के अंदर। तो ये जो चीजें, ये तैयारी है, और इसका जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ 600 के आसपास करोड़ का हम लोग सिर्फ निर्यात करते थे, 600 करोड़ का निर्यात, और आज की तारीख में 23,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात सिर्फ। और हमारा लक्ष्य कितना है? 50,000 करोड़। पहले 3 देश, अब 100 देश। तो ये जो नॉर्मल चेंज आया है, और चेंज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तो आप देखते फिलीपींस मांगे, बाकी देश भी कह रहे कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। ये जो सोच है कि हम में काबिलियत है, हमारे में शक्ति है, हमारे में टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत है। और जो पब्लिक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इतनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उन सबको कॉर्पोरेट करके जिस प्रकार से हम लोगों ने लगाया, आप देखते हैं भारत फोर्ज हुआ, लास्ट इन टुमारो हुआ, टाटा हुआ, स्टार्टअप हुए, प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन और उनका जो सहयोग है, 21% ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज का सहयोग आ रहा है। अब देखते हैं पूरा नेवी में, जैसे वाइस एडमिरल सिन्हा साहब बताएंगे नेवी के बारे में, उसी प्रकार एयरफोर्स में आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयरफोर्स में लगा था हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट, अभी तेजस मार्क 1 अल्फा का हुआ जी, अलग अलग उपकरण और अलग अलग हथियार तो हैं ही जनरल साहब, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये भी बातें हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को भी जोड़ रहे हैं, जिसमें मैं आऊंगी दोबारा। लेकिन उससे पहले वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नौसैनिकों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो हमने देखा किस तरीके का उत्साह और उल्लास हमारे नौसैनिकों में था जब प्रधानमंत्री उनके बीच थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इस बात को भी तो स्पष्ट किया ना कि कभी दौर था जब हम पनडुब्बियां मंगाते थे, जब हम दशकों तक इंतजार करते थे कि हमको पनडुब्बियां मिले, हमें पोत मिले, युद्ध पोत मिले। आज जब प्रधानमंत्री विक्रांत, INS विक्रांत पर खड़े थे तो वो गर्व की अनुभूति हो रही थी। नौसेना के लिए किस तरह के पहल आपको लगता है आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई है? क्योंकि तीनों सेनाओं में फोकस कंप्लीट है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। ममता जी, अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो नौसेना का जो आत्मनिर्भर कार्यक्रम था वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमने पहला अपना जो शिप बनाया था, छोटा ही था, 1960 के दशक में बनाया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसका 2 कारण था। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक मैरीटाइम स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उनका ये मैरीटाइम का जो सोचना है वो बहुत लाजमी है। पहले लोग कहते थे कि इंडिया इज मैरीटाइम ब्लाइंड, सी ब्लाइंड,
क्योंकि हम सिर्फ जमीन की जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके आगे हम नहीं सोच पाते थे। तो मैं तो सरकार के समय भी काफी दिन तक मैंने उन्हीं की सरकार के बीच मैंने नौकरी की और मैं देख रहा हूं, तो उस समय एक बाहर से सामान मंगाने की एक जो रीति चल रही थी उससे कोई बदलना नहीं चाह रहा था। सिर्फ पीएसयू जो सरकारी कंपनियां हैं सिर्फ वो ही रक्षा का सामान बना सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जब पीएसयू के अलावा जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनवाइट किया गया कि आप भी बनाइए, अब रास्ता खोल दिया गया है, तो उस वजह से आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे पार्टिसिपेशन है। जहां तक नेवी का प्रश्न है ममता जी, जितने भी हमारे जो भारतीय नौसेना के नहीं जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के शिपयार्ड्स हैं, पीएसयू जो हैं, 1960 के दशक में हमने यह फैसला किया कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नौसेना के अफसर होंगे, ताकि वो समझ सकें कि इसकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमारा इलाका काफी बड़ा था, इंडियन ओशन आप देखें तो करीब 3000 किलोमीटर की डायमीटर में वो चल रहा है। हमें पता था कि सरकार अपने पैसे से बाहर से खरीद के इन चीजों को नहीं ला सकेगी, तो हम अपने आप उसका उत्थान करते जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यही कि शिप का डिजाइन, जैसे आपने डिजाइन के बारे में काफी समय बताया जब आप बता रही थी, तो डिजाइन हमारे पास जो है उसको खरीदने में बहुत पैसा लगता था। 20% जो है किसी भी चीज का वो डिजाइन में देना पड़ता है, किसी भी वेपन सिस्टम का। तो हमने नौसेना का एक डिजाइन ब्यूरो बनाया 1960 के दशक में, और हमारे अपने नेवी के अफसर जो है वो डिजाइन करते हैं शिप और सबमरीन को। तो इसी वजह से हमने शिप्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की। और जब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया और फिर नए नए लाइन खुले, पैसे खर्च किए गए और उसको बड़ा किया गया। दूसरी बड़ी बात ये हुई ममता जी कि देखिए ये हम सबमरीन जो है, देखिए हम डिफिकल्ट काम पहले कर लेते हैं। हमने न्यूक्लियर सबमरीन पहले बना ली, लेकिन डीजल सबमरीन नहीं बना रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चीज क्या है, समझ में नहीं आ रहा, आप पहले न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हो और डीजल सबमरीन जो ज्यादा आसान है। तो उनको बताया गया कि डीजल सबमरीन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है सिस्टम्स। तब हम लोगों ने फ्रांस के साथ हम लोगों ने अपना समझौता किया और उनके साथ मिलकर ये स्कॉर्पियन सबमरीन का आपने नाम सुना होगा, स्कॉर्पियन सबमरीन यहाँ बनाना शुरू किए। तो इस तरह से अब धीरे धीरे उसमें हमारी, अभी फिर आपने देखा होगा 75 इंडिया, उसमें हमारे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को ये छूट दी गई है कि आप बाहर की किसी कंपनी से मिलिए और उसके साथ आप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन आपका जो उसमें निवेश होगा वो ज्यादा होगा। तो अभी एक जर्मन कंपनी को वो मिला है और वो जो है एमडीएल के साथ मिलकर डीजल सबमरीन बनाएंगे जो कि मेड इन इंडिया पूरी तरह से होगा। लेकिन वाइस एडमिरल साहब, इस पूरे प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां तक और कितनी प्राथमिकता पा रहा है? सरकार की कोशिश है ये होना चाहिए, लेकिन अन्य देशों के साथ साझेदारियों में भी इसको एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। कहां तक इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हम सफल हो रहे हैं? काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब जैसे कि देखिए, भारतवर्ष जो है हवाई जहाज की जेट इंजन नहीं बनाता है, अभी तक अपना कोई नहीं बना है। तो आप देखिएगा कि तेजस के अंदर भी बाहर से इंजन, अमेरिकन इंजन आ रखी हैं और उसमें 90% जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 10% उन्होंने नहीं दिया, जो कि बड़ी नीश टेक्नोलॉजी है। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप हमको 90% पे ही जितने इंजन दे सकते हैं ताकि हम तेजस को रोक नहीं दें। अभी आपने देखा तेजस की नासिक में एक और लाइन खुल गई और कल परसों ही हमारा जो एक मार्क 1 अल्फा है तेजस का, वो उड़ान भरना शुरू कर दिया। तो अब 2 लाइन हमारे पास, तो अब मेरा ख्याल से अब साल में 18 की जगह 36 एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे। उसी तरह से भारत ने फ्रांस के सैफरान के साथ समझौता किया है जिसमें कि 100% इंजन की टेक्नोलॉजी, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2030 तक ममता जी भारतवर्ष अपनी जेट इंजन खुद बनाएगा और तब आप देखेंगे कि प्रगति का जो एक दर है वो कितना तेज भागता है। जहां तक शिप्स का प्रश्न ममता जी, उसकी एक डीजल इंजन तो हम बनाते हैं। तो ये जो आप देखी होंगी जो माइन स्वीपर्स हैं, जो हमारे पास कॉर्वेट्स अभी बनी है, उसमें सारा कुछ हमारा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक इंजन नहीं बनाते हैं। और ये अभी जो हमारा जो गैस टरबाइन की कावेरी इंजन है, उसको अब सोचा जा रहा है कि उसको शिप में हम यूज करेंगे जी। तो और ये इंजन की अगर टेक्नोलॉजी एक बार हम यहाँ पर बनाना शुरू कर दे, तो आपने सही कहा है एडमिरल साहब कि बहुत तेज रफ्तार से हम इस क्षेत्र में और आगे रफ्तार पकड़ पाएंगे। लेकिन जनरल साहब, आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की, तीनों सेनाओं के समन्वय की बात की।
हम जानते हैं कि दशकों तक कुछ फैसले ऐसे थे जो राजनीतिक स्तर पर अटके रहे, लेकिन उसके बाद अब वो फैसले लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमें दिखाती है ये समन्वय बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां तक आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास और ये समन्वय की ताकत मिलकर भारत को सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बना रहे हैं, वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं? बिल्कुल ममता जी, जैसे इंद्रन साहब बता रहे थे, सिन्हा साहब, हम लोगों ने नेवी से सीखा है। नेवी से जितना भी हम लोगों ने सीखा, नेवी हम लोगों से बहुत आगे थी। अब हमें भी उस बात का ख्याल आया और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, जो सिनर्जी देखी, जो हमने ज्वाइंट में देखा, जो हमने देखा कि हम सब मिलकर के इकट्ठा कर सकते हैं और वो करने की जो काबिलियत आई, वो वाकई मैं कहूंगा काबिल तारीफ। तो कौन सोच सकता था कि जिस प्रकार से प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से नेवी ने कंप्लीट कराची पोर्ट को वहां पे सील किया, जहां पे एयरफोर्स ने अपनी कार्यकुशलता दिखाई, वहां पे आर्मी ने अपना पूरा जो मैं कहूंगा शक्ति दिखाने की। इसीलिए आप देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बार बार ब्रह्मोस को लेकर के जिस तरीके से कांप रहा था, भारत प्रदेश में कांप रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस ने हमारे ठिकानों पे आकर के बमबारी कर दी। और किस प्रकार से वो कहने को तैयार नहीं है कि उनके जितने भी आतंकी गढ़ थे उनको ठोका गया, लेकिन जिस प्रकार से उनके जो मैं कहूँगा जनाजे में फौजी लोग आए, उसी से साफ पता चलता है किस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकियों का संबंध रहा है। उतना ही नहीं, जिस प्रकार से उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया, ये साफ दर्शाता है कि जब तक हम तीनों सर्विसेज में सिनर्जी होगी, ज्वाइंटमैनशिप होगा, सब मिलकर के काम करेंगे, एक नेतृत्व, एक तगड़ा नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री का, सरकार का, तो आप देखेंगे जो भी रिजल्ट होंगे ऑटोमेटिकली कौन सोच सकता था। पाकिस्तान की शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत होता है तो समन्वय भी सफल होता नजर आता है। बहुत संक्षेप में एक सवाल जरूर जानना चाहूंगे एडमिरल साहब आपसे कि ये जो नई तकनीक की बात की जाती है, हम जानते हैं दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं। ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि डिफेंस आर्टिफिशियल AI काउंसिल बनी हुई है, तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं। नई तकनीक को आत्मसात करने की दिशा में भी हमारी रफ्तार विश्व के अन्य देशों की तुलना में अगर हम देखें तो हमें क्या रफ्तार पकड़नी बाकी है अभी, या हम पकड़ चुके हैं? देखिए ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के क्षेत्र में हमें अभी काफी काम करना है, लेकिन ये जो AI मिशन सरकार ने शुरू किया है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी और बाहर के लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसके लिए उनको टैक्स की छूट दी गई है और काफी कुछ उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफी टैक्सेस कम हो गई हैं, तो उससे वो अपना टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि ड्रोन के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे आप कहते हैं, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में, हालांकि उसका यूज हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो स्टार्टअप जो है वो काफी लोग लगे हुए हैं इसके साथ, और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल सिंदूर में भी हुआ है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस चीज में हुआ वो किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन हम ड्रोन के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एज आई सेड देयर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस, अभी आगे और बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो उत्साह जरूर देता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में और तेज रफ्तार पकड़ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का न्यूज़ नाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का।